मोबाइल नंबर हो तो फोन करिए। हमरा पास नंबर है, फोन कर। चल बाबू, जे एलन से एलन, जे ना एलन से घर सुत। चल अब स्टार्ट। चल अब स्टार्ट होता बाबू। चल, तभी तक हम लोग ने दो क्वेश्चन, सॉरी, दो चैप्टर देख लिया है। ठीक है, एक भारत संसाधन एवं उपयोग में एक चैप्टर हो गया था, भूमि वाला, जिसमें मृदा के रूप में जितने भी क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो जल संसाधन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर संसाधन क्या है तो आप लोग जान चुके हैं कि संसाधन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जल संसाधन होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसका उपयोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इसका हम संरक्षण कैसे करते हैं। जिस तरह से मृदा में पढ़े थे उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। इसका संरक्षण कैसे करेंगे, इसका उपयोग करें कैसे करेंगे, इसको हटा के। जिसको जो भी क्वेश्चन है कृपया करके पूछो भाई। का क्वेश्चन है पूछोगे तब तो। चल, अब स्टार्ट करते हैं कि जल का सबसे पहले आ जाते हैं कि जल संसाधन में जल आता कहाँ से है। जल आने का जो पार्ट है वह कहाँ कहाँ से हम लोग जल लाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल नहीं है कि गए कल चलाए और जल ले लिए, वो तो नहीं है। नहीं, नल ओपन किया जल मिल गया, ये भी है। ठीक है, तो इसके लिए जल आता कहाँ से इसकी जानकारी लीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू। तो जल को दो तीन स्रोत है। एक तो हो जाता है महासागरीय जल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, महासागरीय जल, जिसका आपका कोई उपयोग नहीं, जिसको आप तो ना पीने में कर सकते हैं ना नहाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई उपयोग नहीं। इससे सिर्फ क्या करता है, इससे परिवहन के साधन में सिर्फ इसका उपलब्ध अति काम होता है। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर। हम कहाँ से हैं? अरे भाई, हम कहाँ से हैं? अरे भाई, हम जहानाबाद से हैं। इतना जान दो बस काफी है। चलो, तब आगे आगे आ जाते हैं कि महासागरीय जल, जल के स्रोत में। ठीक है, तो जल के, हाँ, तो जल के स्रोत पर आ जाते हैं। तो जल के स्रोत में एक क्या होगा, एक महासागरीय जल हो गया और एक हो गया भूमिगत जल। कहाँ हाल जी? ये तुम्हार तो नहीं पिटावा ना सब है। सेकंड आ जाता है भूमिगत जल। ठीक है, पहला हो गया महासागरीय जल, दूसरा हो गया भूमिगत जल। ठीक है, तीसरा हो गया भूमि पर पाए जाने वाले जल। भूमि पर पाए जाने वाले जल, इसका मतलब क्या होता है उसका भी बता देते हैं कि भूमि पर पाए जाने वाले जल, इसका मतलब क्या बनेगा उसको भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, देखिए भूमिगत जल हो गया, एक भूमि पर पाए जाने वाला जल हो गया, एक महासागरीय जल हो गया। ठीक है, और एक बादल में भी उपस्थित जल रहता है तो उसको भी जनरली कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ, तो सबसे पहले महासागरीय जल, भूमिगत जल। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं कि भूमि पर जो जल पाए जाने वाले जल उसे हम क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो जितने भी नदी के पानी हो गया, ठीक है, नदी जो बहता है, नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया। ठीक है, ये सारे सारे पानियों को किस में रखेंगे बाबू, भूमि पर पाए जाने वाले जल में। ठीक है, तालाब पर, आहर, पोखर, पॉइंट, नदी, तालाब। ठीक है,
इन सब में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहेंगे? भूमि पर पाए जाने वाले जल। अब भूमिगत जल क्या हो जाएगा? भूमिगत जल जो जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो जमीन के अंदर पाया जाने वाला जल उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल कहेंगे। महासागरीय जल किसे कहेंगे? जो भी महासागर में जो पाए जाने वाले जल है, तो लगभग पूरे पूरे पानी का लगभग 70% तो एकदम 100% श्योर है कि 70% महासागरीय जल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ सॉरी बाबू, जल जो है वॉल्यूम के हिसाब से 96.5% महासागर में पाया जाता है, नॉट 90%। ठीक है, महासागर में कितना पाया जाता है? 96.5%, जिसमें समुद्र में भी पाया जाने वाला जल इंक्लूड है, जिसमें समुद्र में पाया जाने वाला जल भी क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, 96.5% क्या है? महासागर में पाया जाता है, जिसमें क्या है? समुद्र में भी पाया जाने वाला, जिसमें वही लगभग 70% हो जाता है महासागर में, और लगभग 25 से 26% हो जाता है किसमें? समुद्र में पाया जाने वाला। तो कहिए कि समुद्र महासागर में अंतर क्या है? जैसे समुद्र हम लोग अपने एरिया को कह सकते हैं, ठीक है, और महासागर क्या हो जाता है? जो किसी देश के तट रेखा से के पार हुए, यानी उसके सीमा से पार वाले को भी हम महासागर कहते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको एक जवाब और भी मिल गया होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, जवाब मिल गया है या नहीं? नहीं मिला है तो फिर से एक बार देख लीजिए। क्योंकि पृथ्वी पर, देख लो, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है, तथा और जल का रंग नीला होता है, जल का रंग नीला होता है, इसलिए इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो मिलने जाना है कि महासागर का जल का हम उपयोग ही नहीं करते, तो उसको पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो, तो जिस जल का हम उपयोग करते हैं उसको पढ़ते हैं, तो उसमें कौन आ जाएगा? भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल या भूमि पर पाए जाने वाला जल। ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी समझ लिया कि जिसमें क्या हो जाएगा? नदी, नाला, झील, तालाब, ये सारे क्या हो जाते हैं? तो भूपृष्ठीय जल। ठीक है, चलिए, तो सवाल मन में उठ रहा है कि भूपृष्ठीय जल आखिर कहाँ से आता है? तो इसका स्रोत क्या है? वर्षा है। इसका स्रोत क्या है? इंद्र भगवान की कृपा है। ठीक है, यानी वर्षा इसका स्रोत, वर्षा है। ठीक है, यदि वर्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा? ना नदी में पानी आएगा, ना पईन में पानी आएगा, ना पोखर में आएगा, ना तालाब में पानी आएगा। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है? वर्षा है। और नदी, तालाब, आहर, पोखर, पईन में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहेंगे? भूपृष्ठीय जल कहेंगे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आ जाए भूमिगत जल। तो भूमिगत जल कौन होता है? तो जमीन के अंदर जो पाए जाने वाला जल है वो क्या होता है? भूमिगत जल होता है, जिसका उपयोग जैसे हम लोग कल चलाने में, तो कल में भी क्या किसका उपयोग होगा? भूमिगत जल का। ठीक है, जो नल ओपन किए, टैप ओपन किया और पानी गिरने लगा, तो उसमें भी किसका उपयोग हो रहा है? भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो भूमिगत जल क्या हो गया? जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आते हैं जल का वितरण, यानी जल जो है जो बटा हुआ कैसे कैसे है। ठीक है, तो जनरली जाना जाता है बाबू कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी पूरा जो ग्लोब है, यानी पूरा जो क्या कर सकते हैं हम, पूरा अर्थ है जो इस तरह से बीच में ही बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें जिसमें ऊपर वाले गोले के आधा भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं।
ठीक है, और नीचे वाला को हम क्या कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बट गया। तब कहा रहा है कि इसमें जो है बाबू, जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसमें क्या है, पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। कहाँ की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो किसमें पानी की मात्रा ज्यादा है बाबू, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो आप समझ जाओ कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी के यहाँ, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जाओ कि जल का वितरण तो देखिए। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि आखिर एक आदमी को उपयोग कितना जल करिएगा, आप कितना जल उपयोग, या फिर जल का उपयोग आप किस किस में करते हैं। ठीक है, तो जल का उपयोग आप किस किस में करते हैं बाबू, खाना खाने में, पहनने में, सॉरी पहनने में नहीं, नहाने में। नहाने में हो जाएगा ज्यादा, तो शौक श्रृंगार करने में, जो कोई होते हैं कि एक बाल्टी पानी से नहाते हैं, कोई होते हैं कि 10 बाल्टी से पानी से नहाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जानते हो कि लगभग एक आदमी को लगभग कितना, यदि एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं सॉरी भूगोलविद थे शायद, उनका नाम स्वीडन के कोई वैज्ञानिक क्या करें भूगोलविद थे, उन्होंने बताया कि हर एक आदमी को 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक आदमी को पूरे दिन में यानी 24 घंटा में कितने पानी की आवश्यकता होती है, 1000 घन मीटर। ठीक है, तो 1000 घन मीटर कहने का तात्पर्य क्या बनता है, यानी जो कोई बाल्टी होगा, ठीक है, वो बाल्टी क्या होना चाहिए, 10 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, 10 मीटर ऊंचा होना चाहिए, 10 मीटर लंबा होना चाहिए, और 10 मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक है, यानी वो जो बाल्टी हो, बाल्टी क्या होना चाहिए, 10 मीटर लंबा हो जाओ, और 10 मीटर गहरा भी हो, और 10 मीटर चौड़ा हो। ठीक है, तभी तो उसका आयतन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 घन मीटर। ठीक है, यानी इतना से भी समझ सकते हो कि यदि 10 मीटर, यदि कोई बाल्टी है 10 मीटर लंबा बाल्टी है, उससे एक बाल्टी पानी आपको यूज करने का, आपको मैंने की निकाला गया है कि हर व्यक्ति को 1000 घन मीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जिसमें से कुछ कुछ जो होते हैं सिर्फ 10 बाल्टी पानी से नहाते हैं, तो 10 बाल्टी पानी से नहाते हैं 1500 घन मीटर बैलेंस करते हैं। कोई होते हैं कि एक बाल्टी पानी से नहाते हैं, कोई होते हैं कि नहाते भी नहीं है। तीसरे से क्या रहा है, पानी का जो है बैलेंस चल रहा है। ठीक है, नहीं, तो अब आ गया जी कि भारत में कितना पानी उपलब्ध है, भारत में जनसंख्या कितना है। तो आप जानते हैं कि भारत भारत का जो है पूरे विश्व का लगभग 16% जनसंख्या है भारत में। ठीक है, पूरे विश्व का लगभग क्या है, 16% है। ठीक है, चलिए। तो अब देख लीजिए कि भारत का जो जनसंख्या तो है 16%, मगर जल जो है उपलब्ध कितना है, लगभग भारत पूरे विश्व का लगभग 4% जल जो है भारत को ही मिलता है। यदि पूरे वर्ल्ड में मान लें कि 100 लीटर पानी है, ठीक है, मानी स्वच्छ पानी जो वो जिसको उपयोग कर सकते, उसमें 4 लीटर पानी ही भारत को मिलता है। ठीक है, तो समझ कि भारत में पानी की किल्लत होना चाहिए, बिल्कुल होती है अभी, आप देखते होंगे। क्योंकि आपको इन 100 में से यदि सबको 1 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तो आप 16 आदमी को मात्र 4 लीटर पानी में नहीं काम कर रहे हैं, तो समझ कि भारत में कितनी पानी की दिक्कत है। ठीक है, और उस पर सब जो तुम लोग कुछ हो गए, जो 20 बाल्टी पानी से नहाए वाला, ठीक है, तो अगला दिन से पानी नहाना कम नहीं, सब पानी खाली वेस्ट करते रहता है। अब आ गया जब, चलिए, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 18 अरब घन मीटर पानी थी। 18 अरब घन मीटर पानी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और अभी कितना है बाबू, अभी है 114 अरब घन मीटर। ठीक है, 18 अरब घन मीटर थी कब, जब स्वतंत्रता भारत के यानी 1947 ईस्वी के यानी 1950 में लगभग समझिए, और 174 अरब घन मीटर क्या है अब है। ठीक है, चलिए, अब आगे आ जाते हैं। तो यदि आपको कहे कि जल भंडारण के लिए आप क्या क्या करते हैं, तो जल भंडारण में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे जलाशय का निर्माण है, तालाब, आहर, पोखर, पानी, सब क्या है, जल भंडारण के लिए होगा। ठीक है, चलिए।
अब आते हैं जल का उपयोग यानी जल संसाधन का उपयोग। तो जल संसाधन का उपयोग हमको तो नहीं लगता है कि बताने का जरूरत है कि जल का उपयोग किस किस चीज में करते हुए जल संसाधन का उपयोग है। ठीक है, तो सब कमेंट में बताते रहे कि जल का उपयोग क्या किस किस चीज में करते हो उसे। हाँ, बढ़िया बढ़िया चीज बताना, ठीक है ना। चलो बताओ जल्दी, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में बताओ कि जल का उपयोग किस किस चीज में करते हो उसे। नेक्स्ट आ जाओ। सिंचाई के लिए और पीने के लिए। चलो ठीक है, अब आ जाओ। तो हम एक क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम्हारे पापा ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं कि तुम करते हो, या तुम्हारे आगे आने वाला पीढ़ी या तुम्हारा बाल बच्चा पानी का उपयोग ज्यादा करेगा। सिंपल क्वेश्चन, फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुनो कि तुम्हारे पापा ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं कि तुम पानी का उपयोग ज्यादा करते हो, या तुम्हारे आने वाला बाल बच्चा पानी का ज्यादा उपयोग करेगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर दो कि तुम पानी का उपयोग ज्यादा करते हो, या तुम्हारे पापा पानी का ज्यादा उपयोग करते हैं, या तुम्हारे बाल बच्चा करेगा। अच्छा ठीक है, पीढ़ी है, आगे वाला 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 पीढ़ी है, ठीक है। चल बताओ जल्दी। पापा तो कर तू तो लगे खाली बैठल रहा है। ठीक है बाबू, तो इस क्वेश्चन का यदि इस क्वेश्चन का यदि यदि हम टिपिकल क्वेश्चन यदि के इसका आंसर हम देना चाहें, तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहती है, पानी का उपयोग क्या करता हुआ ज्यादा करते रहता है। ठीक है, ऐसा एक मानना है, जितने भी भूगोलविद हैं उनका कहना है। ठीक है, कि जैसे ही आदमी का यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते जाता है, तो यानी पानी का उपयोग क्या करता हुआ ज्यादा करते जाता है। जैसे एक उदाहरण के साथ उन्होंने भूगोलविद ने बताया था कि जैसे पहले कोई एक आदमी था जिसके पास वो पानी का उपयोग सिर्फ किसके नहीं करता था, वह पीने के लिए करता था। ठीक है, क्योंकि वह नहाना तो उसका काम नदी में ही होता जाता था। ठीक है, तो उसी पानी से बहुत सारे आदमी स्नान कर लेते थे। ठीक है, तो वो जनरली वो पीने का पानी का काम क्या करता था, पीने के लिए करता था। ठीक है, आज बाथरूम में जाने के लिए सिर्फ लगभग एक आदमी कम से कम बाथरूम में जाने के लिए 2 बाल्टी पानी का उपयोग करता है, सिर्फ बाथरूम में 2 बाल्टी पानी का उपयोग। ठीक है, अब पहले के जो आदमी है, जो अभी जो गांव में रहते हैं कहीं, तो बाथरूम जाने के लिए उनको 1 लोटा पानी का उपयोग सकता है। ठीक है, उसका फिर हाथ धोने में तो लगभग 1 बाल्टी, पूरा कर लीजिए 1 बाल्टी। ठीक है, तो 1 बाल्टी तो आपसे ऊपर से ही बचा लिया पानी। फिर उसके बाद फिर नहाने का टर्म है, तो कोई भी यहाँ पर अथी नहीं को जो सारे आदमी लगभग 5 बाल्टी से नहाते हैं, खास करके नीचे वाला पीढ़ी। ठीक है, तो 5 बाल्टी से नहा, तुम्हारे पिताजी 2 बाल्टी 3 बाल्टी से ज्यादा से पानी से स्नान नहीं करेंगे, तो यहाँ से 2 बाल्टी और बच गया, तो 2 1 3 बाल्टी हो गया। तुम्हारे पिताजी को ना एसी में रहने का आदत है, ना कूलर में रहने का आदत है। ठीक है, और तुम जो है एसी या कूलर में रहेगा, तो उसमें 1 बाल्टी पानी रोज डेली एक्स्ट्रा उसमें बर्बाद करोगे, तो कुल मिलाकर 5 बाल्टी तो हो गया अभी। ठीक है, तो समझ जाओ कि 5 बाल्टी एक्स्ट्रा तुमने उपयोग कर लिया। ठीक है, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी हो जाएगा, आओ 5 बाल्टी एक्स्ट्रा करेगा।
ठीक है। तो जितने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे, पानी को उपयोगिता वो क्या करते हुआ ज्यादा करते जाएगा। ठीक है, ऐसा भूगोलविद ने रीजन दिया था, मेरा भी रीजन है ही। चलो कोई भूगोलविद का ही। अब आगे बढ़ जाओ। तो अब समझा कि धीरे धीरे पानी यदि आदमी बढ़ रहा है और पानी का जो उपयोगिता है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि पानी की जो उपलब्धता है तो प्रति व्यक्ति धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है, तो आजादी के समय प्रति व्यक्ति को 5177 घन मीटर पानी मिलता था। ठीक है, 5177 घन मीटर। ठीक है, और अभी फिलहाल मिल रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार, जनगणना का है उस समय 1829 मीटर क्यूब मिल रहा है। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार क्या मिल रहा है, 1829 मीटर क्यूब मिल रहा है पानी। ठीक है, और भविष्य में बताया गया कि 2021 या 2031 तक लगभग मिल जाएगा आपको 1342 घन मीटर क्यूब। ठीक है, तो देख लीजिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, मगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है। ठीक है, तो आजादी के समय इतना था, फिर 2001 में बढ़कर इतना हो गया, और 2021 से 31 में घट कर गया और इतना हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो कि आदमी में 65% भाग पानी, ये 65 है 6.5, तथा पौधा में 65 to 99% भाग पानी रहता है। ठीक है, तो आदमी में पूरे शरीर का कितना, यदि तो उसमें कितना है 65% भाग आपका शरीर पानी से बना हुआ है। ठीक है, पौधा में लगभग क्या होता है 65 to 99%। ठीक है, चलो तो अब हो जाएगा कि जल संसाधन का उपयोग यदि एग्जाम में दे देगा तो उसका आंसर क्या दे दोगे। ठीक है, तो उसका आंसर दे दो, पेयजल, घरेलू उद्योग धंधे, पेयजल, घरेलू उद्योग धंधे, बड़े उद्योग, बिजली निर्माण, सिंचाई, साफ सफाई करने में, आदि। ठीक है, चलो पेयजल, घरेलू उद्योग धंधे, बड़ा उद्योग, बिजली निर्माण, सिंचाई, साफ सफाई करने में किसका उपयोग करते हैं बाबू, हम जल संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जा। अभी तो हम देख ले कि उपयोग करने में ये सब का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बता दी, कोई भी फैक्ट्री लगानी है आपको, चाहे वो किसी चीज का फैक्ट्री लगाए, तो उसमें आपको पानी की तो आवश्यकता होगी ही। ठीक है, तो क्या हर जगह पानी सिर्फ चापाकल से ही काम हो सकता है, नहीं नहीं, चापाकल से या मोटर से कितना पानी भरेगा, उसके लिए क्या चाहिए, एक बहुत सारा, मान लें कि इस पॉइंट पर यदि कोई उद्योग धंधा खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके निकट में ही उसके 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी पर या तो नदी चाहिए या तो तालाब चाहिए, यानी क्या करे, उससे वे क्या करवा पानी ले सके, अपना उद्योग धंधा काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि हर जगह तो नदी, हर जगह संभव नहीं कि हर जगह नदी और तालाब ही खोदा जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक परियोजना बनाएगा, जैसे मान लें कि नदी का रास्ता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तटबंध बना दिया गया है। ठीक है, और तटबंध बना करके मान लें कि यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना है। ठीक है, तो ये नदी जा रहा है, तो यहाँ पर एक तटबंध बना करके करा है, ये नदी का पानी क्या करे, धीरे धीरे मोड़ करके यहाँ पर लेकर चला जा रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो उद्योग धंधा है इस पॉइंट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे परियोजनों को हम क्या कहते हैं बाबू, बहुउद्देशीय परियोजना। ये मान लीजिए जो पानी से बिजली बनाने का काम है, कोई भी उद्योग धंधा काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जल से बिजली का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एक वीडियो डाला हुआ है रे बालक, जाकर के देख लो कि कोयला से बिजली कैसे बनता है, उसमें जवाब मिल जाएगा कि पानी का मदद, कोयला क्यों, क्या कोयला से भी बिजली बनाने पानी का मदद कैसे होता है, नहीं तो सिंपल वे में देख।
हाँ, तो कोयला से बिजली के निर्माण में भी क्या होता है, उसमें भी पानी का उपयोग हो जाता है। वो कैसे होता है जाकर के 8 से 10 मिनट की वीडियो है, जाकर के देख ले, समझ में आ जाता है। यदि सिंपली समझ कि सिर्फ पानी से उपयोग कैसे तटबंध बनाया, तटबंध के ऊपर यहाँ पर डैम तो संभव जहाँ पर डैम है, तो वहां पर डैम पर जाकर तो ऊपर से पानी गिरने का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में क्या, नीचे का डायनेमो लगा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तुम लोग पढ़ा तो खाते है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें डायनेमो से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ना था कि डायनेमो, जैसे ही डायनेमो मूव होता है, तो डायनेमो को मूव होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है, ठीक है। डायनेमो को मूव होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है, जिसमें जनरेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम, ठीक है। तो पानी का बहाव क्या करते हैं, जैसे ही डायनेमो पर गिरता है तो डायनेमो घूमने का काम करता है, डायनेमो से क्या करते हैं, मैग्नेट जुड़ा हुआ, तो जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेट के घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, करंट का निर्माण कर देता है, ठीक है। वही करंट फिर ट्रांसफर होते जाए, यहाँ पर जो करंट है वो किस में बनता है, मेगावाट में बनता है, और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर के जरिए 440 वोल्ट और 220 वोल्ट आपको घर में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पानी से सिस्टम, ठीक है। और कोयला वाला में भी वो सिंपली है कि कोयला हुआ, कोयला से पहले भाप बनाया जाएगा, स्टीम बनाएगा, पुनः स्टीम को क्या करेगा, वह डायनेमो को घुमाएगा, और फिर से वो डायनेमो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, और फिर से वो जो पानी को फिर से उसे ठंडा करेगा, फिर से उसे परियोजना में डाल देगा, ठीक है। चल अब आगे आ जाओ। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होगा, समझते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या कहेंगे हमसे, कि नदियों के पर तटबंध बना करके नदी को पानी के बहाव को रोक करके कहीं दूसरे जगह पर पानी ले जाना या उससे बिजली बनाने, उस परियोजना को हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे, ठीक है। और इसमें एक जवाहरलाल नेहरू यानी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कथन कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना जल से संबंधित है, बहुउद्देशीय परियोजना जो जल से संबंधित है, जो जल से संबंधित है, उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा, उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाए, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो आधुनिक भारत का मंदिर है, तो किसने कहा था बाबू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चल अब आगे आ जाते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना अभी तक कौन कौन है, आपका क्या, ठीक है। चल तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक भाखड़ा नागर बांध, भाखड़ा नागर, ये क्या है बाबू, पंजाब में है, सतलज नदी पर है। एक हो जाता है हीराकुंड, एक है महानदी पर है। एक हो जाता है सोन, सोन को तो आप जानते हो, डेहरी ऑन सोन जो भी जाता है तो सोन में क्या कहते हैं, एक परियोजना का नाम से सोन परियोजना से जानते हैं। कोसी नदी पर है, जिसे हम कोसी परियोजना के नाम से जानते हैं, कोसी परियोजना, ठीक है। तो हीराकुंड हो गया, भाखड़ा नागर, ये दोनों को जो बनाने का श्रेय है किसे जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। एक नर्मदा में भी परियोजना का निर्माण हो रहा है, जिसमें आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन में चर्चा भी किए थे, जिसका संचालन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संचालन किसने किया था, जल्दी बताओ, पहले के सेशन में बताए थे, जल्दी बताओ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संचालन किसने किया था, जल्दी से कॉपी पेज न पलटेगा, जल्दी बताओ, टाइम हो मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड, जल्दी, 31-13 बोले तो जल्दी 30 सेकंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जल्दी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आउट बचल है, जल्दी 5 सेकेंड, कोई न रे, हाँ अच्छा, कोई तो आए तो हनी दुन रे, ठर चलिए बाबू, तो इन सारी परियोजना से आपको लाभ क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस परियोजना से सबसे लाभ क्या हो जाएगा, नैन सुख मिलेगा। नैन सुख कहने का मतलब क्या है
कि देखने में अच्छा लगता है, यानी इससे हम पर्यटन स्थल का विकास होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तू लोग भी जाता है ना डैम देखे, कि डैम देखे जाती है तो उससे क्या मिल रहा है, नयन सुख मिल रहा है। तो पहला बात क्या हो गया, पर्यटन स्थल बन गया। दूसरा क्या होगा, डैम बनने से क्या हो जाएगा, सिंचाई को विकसित होगा। इससे पहले गांव में हर समय पानी नदी में नहीं रहता था, डैम बनने से क्या हर समय पानी रह रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंचाई का विकास हुआ। तीसरा क्या होगा, इससे क्या होगा, भूमिगत जल का भी विकास हो जाएगा। ठीक है, लगातार यदि आपके पास पानी मौजूद है तो क्या होगा, जिससे भूमिगत जल का विकास होगा। आगे क्या हो जाएगा, उद्योग धंधा बनने में आसानी हो जाएगी, उद्योग धंधा का विकास होगा। तो टाइपिंग न ली थी तो उद्योग धंधा का विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, बिजली निर्माण। ठीक है, चलो, तो बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन कौन हो गया इसे देख लिए। चलो, अब इसे घाटा क्या क्या होगा वो देख लेते, ये लाभ देख लिए, अब घाटा देख लो। तो घाटा क्या हो जाएगा, अब मान लिया जाए बाबू कि यहाँ पर नुआमा बसा हुआ है। ठीक है, यानी तो हम लोग का गाँव, यहाँ पर जो डैम बन रहा है। ठीक है, यदि सपोज करो कि नदी में बहुत पानी आ गया, सपोज करो कि बहुत पानी आ गया, तो जैसे ही पानी आ जाएगा तो डैम तो बंद रहेगा ही। ठीक है, तो डैम बंद रहेगा तो पानी आएगा तो सारा पानी क्या रहेगा, वह नदी ये मतलब क्या, नदी का कैपेसिटी उससे बाहर यदि पानी आ जाए तो क्या रहेगा, वो पानी धीरे धीरे कहाँ हिलेगा, गाँव में हिलेगा। खेत तो तबाह होगा ही, खेत तो तबाह हर साल होता है। ठीक है, पर उससे क्या हो जाएगा, गाँव में पानी लगाते हैं, गाँव को भी तो डूबने का संभावना रहेगा। तो जैसे ही नदी में ज्यादा पानी आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, गांव डूबने लगेगा। ठीक है, तो गांव डूबने लगा तो क्या उसे उसे जो जो भी जान माल के नुकसान है वो उसका कोई भरपाई है, कोई भरपाई नहीं है। तो इससे घाटा किसको होगा, गांव का ही होगा। ठीक है, तो फायदा है तो उसका घाटा भी है। तो सबसे पहले घाटा समझिए क्या होता है, उसे डूबने की संभावना है, यदि नदी में बाढ़ ज्यादा आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, डूबने की संभावना अगल बगल के आसपास के गांव को ज्यादा रहती है। और दूसरा आ जाता है कि जैसे ही आपका मान लें कि डैम बना तो नदी में पानी बढ़ गया तो आपका खेत कट गया, तो खेत का भी पैसा कोई देगा, कोई पैसा नहीं देगा। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो मेघा पाटेकर जी ने स्टार्ट किया था, उसमें भी कहना यही था उनका, क्योंकि नर्मदा के नदी के किनारे बसे बसे हुए जितने भी गांव थे उन सबको अलग हटाने का काम हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो नर्मदा पर एक बांध बन रहा था कि इसको क्या हुआ, इसको हटाने का काम हुआ अगल बगल गाँव के लोगों को। तो गाँव के हटाने का तो काम हुआ, उनमें सबको पैसा भी मिला, मगर जो पैसा मिलना चाहिए था तो कुछ तो जमींदार हड़प लिया और कुछ तो कुछ बाबू साहब जो सरकारी अफसर साहब होते हैं वो हड़प लिए। ठीक है, तो गांव वाले के पास पैसा क्या पहुंचा, कम पहुंचा। तो जैसे ही कम पहुंचा तो ऑटोमेटिक है कि आंदोलन होगा ही, क्योंकि उसका एक तो जमीन छिनाएगा किसान का, और दूसरा क्या उसे रहने के लिए घर भी नहीं मिला। क्योंकि मान लियो कि समझ जाओ कि तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, घर है, यहाँ पर तटबंध बना जिससे तुम्हारा 10 बीघा और घर सारा बर्बाद हो गया, और तुमको पैसा मिलना था वो पैसा भी पूरा नहीं मिला, और तुम्हारा 10 बीघा जमीन और घर भी चला गया। तो क्या करोगे, जाकर के आंदोलन नहीं करोगे। तो ही नर्मदा बचाओ आंदोलन जो अभी तक चल भी रहा है। ठीक है, जो मेघा पाटेकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलो, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो जो टिहरी बांध पर है बाबू, टिहरी बांध जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, चलो, नहीं कुछ ही लिखेंगे। नहीं क्या लिखे, जल्दी बताओ। चल ठीक है, चलित रहो चाहे मत चलित रहो। अब आ जाओ कि जल के संरक्षण नहीं करेंगे तो उपयोग देख ले रहे बाबू। अब जल आ जाओ जल संकट पर। ठीक है, कि जल संकट उत्पन्न कैसे होगा। ठीक है, पानी न रहेगा तो काम क्या क्या
कैसे दिक्कत होगा, ये सब पर चर्चा करो। तो सबसे आगे कि जल संकट कैसे उत्पन्न होगा। तो जल संकट तभी उत्पन्न है जब क्या होगा, वर्षा कम होगा। वर्षा का कम होना जल संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है। बेवजह पानी का उपयोग, बेवजह पानी का उपयोग, ठीक है। वर्षा का कम होना, बेवजह पानी का उपयोग, अधिक मात्रा में सिंचाई करना, खेत को 100 घन मीटर पानी कब सकता है, अपना मोटर है, बिजली बिल देना नहीं तो 1000 घन मीटर खेत में पानी डाल दिए तो क्या होगा, अधिक पानी का बर्बादी नहीं था, अधिक मात्रा में सिंचाई करना। ठीक है। वर्षा जल का संरक्षण न करना, और पांचवा में आ जाएगा योजना का यानी पानी के रूप में, जैसे नलगल योजना है तो उसका क्या है, अच्छा से योजना का देखभाल न करना। तो नल खुला है, पानी गिर रहा है तो क्या हो, अब तुम लोग पढ़ लिख रहे हो लौंडा, तुम्हारी सब कम से कम पानी के बचाव करी है। सब जो 10-10 बाल्टी से सब जो नहाए है ना, तो बंद करी है, एक बाल्टी से नहीं है कल से। ऐसे ठंडा है, ठंडा में नहाना कब जरूरी, अपने भी रही के हो नहीं है ठंडा में, भाई ठंडा। तब किसी को सवाल भी का कौन रहा है कि यदि बिजली बन रहा है तो उससे पानी का बर्बादी होता है या नहीं। ठीक है बाबू, तो बिजली बनाने में पानी का कोई बर्बादी नहीं होता। जो पानी बनता है, चाहे कोयला से बनाए चाहे हम जल से डायरेक्ट बनाए, उस समय पानी वापस रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, उसमें पानी का कोई बर्बादी नहीं होता है। अब आगे आ जाओ कि कहीं कहीं समझते हैं कि ये तो जल संकट हो गया, तो नॉर्मल जल संकट है जहां पर पानी की मात्रा है। कहीं कहीं आपको जगह मिलेगा कि जहां पर पानी की उपलब्धता ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, आप अपने रिलेशन में कहीं पर क्या है, पानी 100 मीटर जैसे ही अंदर जाएंगे पानी मिल जाता है, कहीं कहीं 200 मीटर है, ठीक है, कहीं कहीं यही मात्रा है जो 50 मीटर है, ठीक है, और कहीं कहीं ये बढ़कर क्या हो जाता है, 300 मीटर भी हो जाता है या उससे ज्यादा भी हो। इन सबका रीजन क्या है बाबू, इन सबका रीजन है कि उसकी जो उपलब्धता है, यानी खत्म करने का वो मात्रा का। जहां पर बाबू 50 मीटर है, जहां पर यदि भूमिगत जल 50 मीटर नीचे है, तो वहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वहां पर जो पानी यानी सबसे पहले आदमी की जो जनसंख्या होगी वो कम होगी। क्या होगा, आदमी की संख्या क्या होगी, कम होगी। सबसे पहले जहां 50 मीटर है, ठीक है, और 300 मीटर बड़ा में क्या होगा, आदमी की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, नदी या तालाब नजदीक होगा, नदी या तालाब क्या होगा, नजदीक होगा। ठीक है, और तीसरा सबसे मेन रीजन होगा कि सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना। अभी 20 मिनट आओ। सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना पड़ता होगा। ठीक है, ये सब किस में होगा, इस 50 मीटर वाले केस में। और 300 मीटर वाला में क्या होगा, सिंचाई के लिए क्या उपयोग करना पड़ता होगा, भूमिगत जल का उपयोग करता, वहां पर क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कि हर जगह क्या होगा, भूमिगत जल का अलग अलग चर्चा होगा। कहीं पर जल संकट होगा, कहीं पर जल संकट नहीं भी होगा। ठीक है, चलो तब आ जा रहा हूँ कि ज्यादा भूमिगत जल का यदि आप शोषण कर रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या क्या है। ठीक है, तो ज्यादा जहां पर भूमिगत जल का शोषण है, यदि जहां पर लेयर जो जिसे हम कहते हैं कि 300 मीटर है उससे ज्यादा है, तो वहां पर पानी में आपको आर्सेनिक का अंश मिल जाएगा। ठीक है, पानी में किसका अंश मिलेगा, आर्सेनिक का मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड मिलेगा। ये दो अंश मिल गए, दो मेटल हैं, दो एलिमेंट है बाबू। ठीक है, आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये दोनों जैसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग कीजिएगा, जमीन के अंदर से ज्यादा खींचने लगे पानी के, तो आपको पानी में अंश किसका मिल जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड का मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ।
तो ये अभी कहाँ पर है आर्सेनिक का फ्लोराइड? अभी जनरली कहाँ कब कहाँ मिला है? तो समझो कि खेती जहाँ 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 ज्यादा होता है वहीं मिलेगा। तो बिहार मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा। ये सब जगह कहाँ है, क्या है बाबू? आर्सेनिक और फ्लोराइड मिल रहा है कहाँ पर? पानी। ठीक है। सुने हो कि पटना में, पटना का पानी को लैब टेस्ट किया गया तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा मिला है। ठीक है, चलो। हाँ, गुजरात भी हो सकता है, जहां भी सिंचाई का खेती है या सिंचाई किया जाता है। जैसे उड़ीसा भी हो गया, महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र में भी पानी की वही किल्लत है तो वहां भी फ्लोराइड और आर्सेनिक मिलता है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं कि सिर्फ बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, जहां जहां भी सिंचाई हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि तो संकट देखिए। अब आ जाओ कि जल संरक्षण हम कैसे करेंगे। ठीक है, लोग की सनिया चल गए लोग। चल, ज्यादा। अब आ जाओ कि जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल संरक्षण में के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी का उचित ढंग से उपयोग, पानी का उचित ढंग से उपयोग। दूसरा हो जाएगा जल को प्रदूषित न होने दिया जाए, प्रदूषित न होने दिया जाए। जल को क्या प्रदूषित न होने दिया जाए। और तीसरा, प्रदूषित जल का पुनः उपयोग। यदि प्रदूषित हो भी जाए तो क्या करें, प्रदूषित जल को पुनः साफ करने का, पुनः पीने लायक बनाने, पीने लायक बनाना। ठीक है, और इसमें भी चौथा हो जाएगा अभी हैं। तो तुम्हारी तीनों में गायब क्यों होले हैं? कोई तो तीनों में गायब होले हैं जवान, चाहे जे गायब हो। कोई गायब हो, तीनों में जरूर गायब होले हैं। के गायब होले हैं? रोहितवा के दिखाओ। तो रोहितवा गायब होले हुए। हम्म, सब है। तो हमरा फिर कहा शो करी थे। छे छोड़ हटा। चल बाबू, जे जो या जे रह। आ गया। हाँ, हम कहाँ पर थे, कहाँ पर थे, कहाँ पर थे? हाँ, कि पानी का उपयोग हम मतलब क्या करें जल संरक्षण में। ठीक है, तो तीन 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 हम देख लेते हैं कि प्रदूषित होने से पहले जल को बचाए, या तो प्रदूषित जल का हम पुनः उपयोग करें। जैसे अभी यदि कोई पटना जा रहे हो या जान रहे हो कि पटना में दीघा में एक बन रहा है कि जितने भी पटना का जो सीवेज द्वारा यानी नाली के द्वारा पानी जाता है जो गंगा नदी में मिलता है, उसे क्या किया जाए, पूरे नाली का जो पानी को क्या किया जाए, एक प्यूरिफायर के द्वारा जो दीघा में बन रहा है, ठीक है, उसमें पूरे उस प्यूरिफायर में पानी डाला जाए और वहां से पीने लायक जल बनाया जाए। ठीक है, और जो पीने लायक जल बनाया जाए उसे पुनः वापस सप्लाई करके पुनः पटने वालों को ही पियाया जाए। ठीक है, यानी जो बाहर किए उसी को फिर आप पीजिए। ठीक है, यानी साफ करके वैसे नहीं। ठीक है, और उसमें जो कुछ अवशिष्ट है उसी को क्या किया जाए, गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। ठीक है, तो क्या क्या एक परियोजना है कि जितने भी नली द्वारा पानी बन रहा है, ठीक है, उसे क्या किया है, दीघा प्लांट एक बन रहा है उसमें डाला जाए पानी को सादा सीवेज द्वारा, और पुनः उसे पीने लायक बन करके पुनः जो सप्लाई वाला पानी है तो उसे पुनः पटना वाले को ही दिया जाए। ठीक है, और जो पानी का उपयोग नहीं कर सकता है उसी को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। ठीक है, ये एक योजना बना है जैसे। अब आगे आ जाओ, योजना किसने बनाया है उसका नाम बताओ आप। ठीक है, यानी इस योजना बनाने में जिस मंत्रालय का नाम हो गया, जिस मंत्री का नाम, वो किनका नाम है वो जरा बताओ, कोई जानता है तो बताओ।
चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वर्षा जल का भंडारण। तो वर्षा जल का भंडारण कहने का मतलब क्या है, वर्षा जल का भंडारण कहने का मतलब क्या है। आगे कि वर्षा जल का भंडारण कहने का मतलब क्या है कि जैसे वर्षा हो रही तो वर्षा जल को हम अच्छे सेव कैसे करके रखें, ठीक है। तो देखते हैं कि गांव घर में कोई बाल्टी लगाता है तो कोई टीना लगाता है कि कुछ लगाता है, ठीक है। मगर आप पहाड़ी देशों में, जब पहाड़ी देशों सॉरी वो पहाड़ी राज्यों में जाओ तो क्या करता है, वहाँ एक टीनी नुमा छत होती है, ठीक है। हमको तो सेव बनाने आता है ना टीन नुमा का, तो समझो कि एक जैसे करकट देखो देखते होगे ना, ठीक। यहाँ आ जाओ। तो जब टीना नुमा छत जैसे करकट की छत देखते हो, जिसके यहाँ करकट हो, तो करकट से क्या होता है, पानी सीधे सोरी में आता है, ठीक है। तो वहां पर एक क्या कहते हैं, एक पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है। ये सारे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है पर्वतीय, जैसे मिजोरम मेघालय ये सब हो गया, तो वर्षा को पानी क्या किया, वो छत से आया और एक पाइप में जमा हो गया, ठीक है। और एक पाइप के पुनः क्या हुआ, एक नीचे एक भूमिगत जल एक कुआं का निर्माण हो, तो वहां पर कुआं में चला गया, ठीक है। और वही कुआं से क्या हुआ, फिर से टेप लगा हो, उसी का उपयोग फिर से वह कर देगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत क्लोरीन मिक्स किया कर देता है कि ताकि जो कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं लगे, ऐसे भी बरसात के पानी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करता है, पूरे छत को साफ करता है वर्षा होने के मैंने कुछ दिन पहले, और एक पानी को बहा देता है, और उसके बाद फिर जितने भी पानी अगले बार होते रहते हैं उस सबको सेव करते जाता है, उसका उपयोग करते जाता है। ये सारे क्या है बाबू, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में और मरुस्थलीय प्रदेश में, जैसे राजस्थान में भी आपको मिल जाएगा ऐसा, आपको गुजरात में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान और गुजरात और नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं सब आ जाएंगे, मेघालय मिजोरम नागालैंड कोहिमा अरुणाचल, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्ट वाले वो सब में मिल जाएंगे आपको। करकट के छत मिलेगा, ठीक है, यानी टीना का छत, और उस सबसे पानी बचा करके रखा गया है, यानी वर्षा को पानी को स्टोर कर देगा, ठीक है। चलो, तो ये जो वर्षा का पानी स्टोर होता है तो हर जगह उसका अलग अलग नाम पड़ता है। जैसे देखो जैसलमेर में, जैसलमेर कहाँ है, कोई बता सकता है जैसलमेर है कहाँ, कोई क्या हो तो बताओ, जैसलमेर है कहाँ से। जैसलमेर कहाँ है, कोई बता सकता है तो बताओ। चलो, नहीं नहीं, तो जैसलमेर राजस्थान में है बाबू, ठीक है। तो राजस्थान में जो वर्षा का जो संचारण यानी वर्षा जल को जो बचाया जाता है, भंडार किया जाए, तो जैसलमेर में उसका सिर्फ नाम क्या है, खादीन है, ठीक है। और अन्य राजस्थान के भागों में उसका नाम क्या है, जोहड़ है, ठीक है। तो सिर्फ जैसलमेर में क्या है, उसका नाम खादीन है, और अन्य भागों में उसका नाम क्या है, जौहड़ है, ठीक है। चलो, अब आगे आ जाओ कि जैसलमेर में उसका नाम खादीन है, और अन्य राजस्थान के भागों में क्या है, उसका नाम है जोहड़ है, ठीक है। और राजस्थान के ही बाड़मेर में और कहाँ है, हाँ बाड़मेर में और बिरोन फलोदी जगह का नाम है, ये सब राजस्थान के ही जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर इसे टोंक बोला है, दूसरे पर यहाँ पर क्या बोला जाता है, टोंक नहीं सॉरी, वो टांका बोला जाता है, टांका, ठीक है, टांका। तो ये जो पानी को जो भंडारण वर्षा जल को किया जाता है वहां पर उसका का नाम क्या है, टांका है। जैसलमेर में उसका क्या है, खादीन है, और अन्य राजस्थान के भाग में उसका क्या है, जोहर है, ठीक है। चल, और इन सब में काम में इन सब को जो बनाने का काम एक एनजीओ कर है राजस्थान में, उसका नाम है तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ एक एनजीओ है बाबू, ठीक है, वही इसमें काम कर रहा है, इसका नाम क्या है, तरुण भारत संघ। चल, अब आ जाएगा कि वर्षा जल का हम उपयोग हम कैसे करते हैं। अब अभी तो देखिए कि एक मेघालय में टीना के छत से बना करके वर्षा स्टोर किया, और वहां पर जो सिंचाई भी होता है उसमें दो भाग में होता है, एक पिन ड्रॉप सिंचाई, ठीक है बाबू, और एक फुहारा वाला सिंचाई। जैसे मतलब क्या, यहाँ पर भी कोई पौधा है, यहाँ पर भी कोई पौधा है, यहाँ पर भी कोई पौधा है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर पौधा। तो क्या करता है, यहाँ पर एक बांस का पूरा एक पिन ड्रॉप, ठीक है, एक बांस है, जहां जहां पर पौधा होता है वहां पर क्या करता है, हल्का सा वह छेद कर देता है, ठीक है। जहां जहां पौधा वहां क्या करता है, हल्का सा वो क्या करता है, छेद कर देता है,
ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, पिन ड्रॉप क्या कहते हैं, बांस सिंचाई कहते हैं, या फिर हम पिन ड्रॉप सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, यानी क्या किसी ठोप पे ठोप इस पर बूंदे बूंद पौधे पर गिरते रहता है। ठीक है, तो ये पूरे बांस में क्या होता है, पानी, बांस का ही पाइप बनाया जाता है, लोहा का पाइप नहीं बनाया, बांस का ही पाइप बनाया जाता है। उसे हल्का सा फाड़ दिया जाता है, हल्का सा, उसमें बूंदे बूंद क्या करते हुआ पानी गिरते रहे, जिसे हम पिन ड्रॉप सिंचाई कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि पानी काफी बचता है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। ये पिन ड्रॉप सिंचाई कहते हैं, ये भी कहाँ पर चले थे, नॉर्थ ईस्ट में या तो पर्वतीय प्लेस में। ठीक है, और पर्वतीय प्लेस में और क्या क्या करता है बाबू, एक तो कल ही हम लोग देखे थे कि सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेती में भी देखने की पानी कैसे सेव होता है, इससे पानी भी सेव होता है, मट्टी भी सेव होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पानी गिरा तो क्या होगा, कुछ इसमें आया, कुछ इसमें आया, कुछ इसमें, तो उसमें पानी का बर्बादी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सिंचाई कर करके काम चलाता है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट के और पहाड़ी परिवेश का। ये कृषि को क्या हम कहते हैं, ये होल कृषि को क्या कहते हैं, कल हम बताए थे। ये जो सीढ़ीनुमा खेती है, इस कृषि को हम क्या कहते हैं, कल ही हम इसका चर्चा किए थे, कोई बताओ जल्दी। जल्दी, 1 मिनट का टाइम है। कोई नहीं रे, हाँ तेरा 10 सेकंड अभी भी टाइम बचे, बता सकते तो बता दे। कुछ बोल रहे ना, ध्यान दे लो। ठीक है, ना ध्यान दे लो, हम सोपानी कृषि, उसे हम क्या कहते हैं, सोपानी कृषि। कल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे जी, सोपानी कृषि जिसमें आता है, तो इसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। चलो, अब क्या पढ़ना है, इसमें तो लगभग हो गया है। ठीक है, तो यदि पॉइंट, यदि आप बस 5 मिनट, 5 मिनट और, 5 मिनट में हो जाए तो, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। आज इतना जल्दी बोर कैसे हुए थे, अभी 54 मिनट हो गए कर ले हैं। बस 5 मिनट और। ठीक है, तो जल संरक्षण में हमें पॉइंट लिखना होगा, तो पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, भूमिगत जल की पुनः आपूर्ति, भूमिगत जल की पुनः आपूर्ति। दूसरा क्या हो जाएगा, जल का नियोजित भंडारण, जल का नियोजित भंडारण। वर्षा जल बचाना, वर्षा जल सेव करना, वर्षा जल को भंडारण। तकनीक से खेती करना, तकनीक से खेती करना, जिसमें आ जाएगा सीढ़ी नुमा खेती हो जाएगा बाबू, लिफ्ट सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसमें तकनीकी विषय में सूक्ष्म फुहार से देखते होंगे, जैसे शहरों में क्या करते हैं, पाइप ले लेता है और उसमें हल्का हल्का फुहार वाला एक डाल दिया जाता है, ऐसा शेप का छेद छेद छेद, उसे क्या होता है, फुहार के रूप में निकलते रहता है। ठीक है, उससे पूरे पौधा का पट बन जाता है। ठीक है, चलो, ये तो हो गया जल संरक्षण बाबू। अब आ जाते हैं इसमें कि जो बहुउद्देशीय परियोजना में, जिसमें एक सोन परियोजना है, आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोन परियोजना बिहार में क्या है। ठीक है, तो सोन परियोजना के बारे में हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं। तो सोन परियोजना कब चला था, 1874 ईस्वी में अंग्रेज ने स्टार्ट किया था। ये कहाँ पर है बाबू, डेहरी में है। ठीक है, डेहरी में सिचुएटेड है, किस नदी पर सिचुएटेड है, सोन नदी पर या सिचुएटेड है। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, 2-3 नहरें निकला है, जिससे जो पूरब की जो नहर निकली, इसे पूरब और पश्चिम करके 2 नहर, तो पूरब की नहर से जो इसका सिंचाई होता है, वो पटना हो जाता है, गया हो जाता है, औरंगाबाद हो जाता है। ठीक है, और अरवल भी इसको जोड़ दीजिए। ये सारे क्या हो जाते हैं, सोन नहर का सिंचाई होता है, पटना, गया, औरंगाबाद और अरवल का। ठीक है, ये सोन नदी के किस नहर से होता है, पूरब की नहर से। ठीक है, चलिए, और बाकी नहर से पश्चिम वाला से हो जाता है रोहतास, भोजपुर, बक्सर इत्यादि जिला को।
ये किससे, उसके पश्चिमी नहर वाले भाग से क्या होता है, रोहतास, भोजपुर और बक्सर का, और पूर्वी वाला से होता है पटना, गया, औरंगाबाद और अरवल का। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। तो इन सारे जो भाग हो जाते हैं, इसी को क्या क्या कहते हैं बाबू, चावल का कटोरा भी कहते हैं। इसको क्या कहता है, चावल का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, तो चावल का कटोरा हम क्या किसे कहते हैं, तो सोन नहर के आसपास के इलाका के, सोन नहर के इलाका को, हम बिहार के चावल का कटोरा कहते हैं। भारत के चावल का कटोरा कहाँ को, किस राज्य को कहते हैं, जानते हो? जानते हो तो जल्दी बताओ। बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, छत्तीसगढ़ को, जो भारत के चावल का कटोरा है। ठीक है, तो सोन नदी की नहर से इससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर खेती की सिंचाई होती है सिर्फ सोन नहर से। कितना होता है, 3 लाख हेक्टेयर का। ठीक है, चलिए, इसे बिजली भी बनाई जाती है। बिजली का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, डेहरी में। इसे 6.6 मेगावाट का बिजली बनाया जाता है। ठीक है, डेहरी में। ठीक है बाबू, और एक और है बारून जगह का नाम है। ठीक है, जिसे मृहंद परियोजना भी कहते हैं। इसके से बारून में 3.3 मेगावाट का बनाया जाता है। ठीक है, तो डेहरी में 6.6 और बारून में क्या कहता है, 3.3 मेगावाट की बिजली बनाया जाता है। ठीक है, चलो जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तब इस योजना को नाम बाबू कदवन, कदवन जलाशय योजना भी कहते थे। कदवन जलाशय योजना और इंदरपुरी, और क्या कहते हैं हम, इंदरपुरी। बस खत्म हो गया, खत्म। तो कल देखिए क्वेश्चन आंसर एक सबके। ठीक है, चल जो नींद से प्यार है।